नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस में आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसकी चिंता सबको है। दरअसल ये चर्चा का नहीं, चिंता का विषय है। और चिंता के विषय पर जब हम चर्चा करेंगे तो वो बात सामने निकल के जरूर आनी चाहिए और आएगी कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। हमसे मतलब केवल मेरा नहीं, यहाँ हमारे बीच उपस्थित पैनल नहीं, हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। और ये बात करने का धर्म भारत में है, क्योंकि भारत वसुदेव कुटुंबकम की धारणा को अपनाकर चलता है। आज पूरी दुनिया युद्ध की विभीषिका को झेल रही है और आज उसका प्रतिशत बहुत कम हो सकता है, लेकिन यदि यही हालात रहे तो ये दुनिया बहुत जल्द एक ऐसी चिंगारी से शोला में तब्दील हो जाएगी जिसकी लपटें सभी को निगलने के लिए बेताब रहेंगी। आज कई देश युद्ध की विभीषिका को झेल रहे हैं और उसमें झुलस रहे हैं। एक इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड पीस इंडेक्स की जो 2024 की रिपोर्ट आई है। भारत 116वें स्थान पर है, अमेरिका 136वें स्थान पर है। अमेरिका से कहीं ज्यादा शांति भारत में है, लेकिन ये रिपोर्ट केवल शांति और अशांति प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि 1,62,000 मौतों की जिम्मेदार युद्ध आज चल रहे हैं, अभी थमे नहीं है। कब थमेंगे नहीं कहा जा सकता। 15 जून को एक बैठक होने वाली है, यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। कई देश उसमें उपस्थित होने वाले हैं। क्या व्लादिमीर पुतिन को यदि यूक्रेन पर विजय हासिल करने का अधिकार दे दिया और अनुमति दे दी गई तो क्या हम ये जो दुनिया है किस ओर आगे बढ़ेगी? चिंता का विषय है, इसलिए चर्चा है, क्योंकि चिंता है तो हम चिंतन करेंगे और चिंतन चर्चा से करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं, जिनके साथ आज हम युद्ध की विभीषिका पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी हैं। रमेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जैन जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, आपका स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रामानंद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। रामानंद द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक राधा वल्लभ शारदा जी हमारे साथ हैं। राधा वल्लभ शारदा जी, आपका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ में हैं राधेश्याम अग्रवाल जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सैफ मलिक जी हैं। सैफ मलिक जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं। युद्ध की विभीषिका। युद्ध कभी किसी के लिए अच्छा नहीं रहा है। युद्ध शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसे खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। राधा वल्लभ शारदा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। आज दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है। आज कई देशों में युद्ध चल रहे हैं। 26 देश युद्ध की विभीषिका को झेल रहे हैं, चाहे स्पष्ट रूप से, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। कहीं ना कहीं युद्ध के परिणाम उन देशों के नागरिकों को प्रभावित कर रहे हैं। लाखों लोग हैं जो शरणार्थी बन के रह रहे हैं। लाखों लोग इस युद्ध के कारण अपना परिवार खो चुके हैं, घर छोड़ चुके हैं, देश छोड़ चुके हैं। उन्हें छोड़ना नहीं, ये कहेंगे कि खो चुके हैं। इस युद्ध के कारण क्या हो सकते हैं और क्या वर्तमान में जिन देशों में युद्ध चल रहे हैं उन देशों के अपने निजी स्वार्थ के चलते पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? आज का जो विषय है जी, बहुत गंभीर है जी, चिंता को लेकर, युद्ध विभीषिका को। जी, तो अपने यहाँ पुरातन काल से कहावत चली आ रही है, चिंता और चिता। जी, तो चिंता आदमी को जिंदे रहते में मार देती है। हाँ। चिता में तो आदमी एक बार गया जी, तो फिर उसके बाद लौट कर नहीं आता, लेकिन जो चिंता होती है तो आज पूरा विश्व, और आज जो विषय रखा है जी, चिंता। अब ये जो स्थितियां बनी हैं इसके पीछे हमको, अगर हम अपने परिवार से चलें तो हमारे परिवार में भी मालूम पड़ता है 4 लोग हैं, तो कोई किसी मिजाज का है, कोई किसी मिजाज का है। लेकिन घर का जो मुखिया होता है, जो मैं बात ले जा रहा हूँ, मतलब देश का जो मुखिया है, तो परिवार का मुखिया है, वो संस्कार देना भूल गया। तो ये जो जिस विभीषिका का सामना 165 देश करने जा रहे हैं जी, और उसमें कारण यही है कि आज तो फिर भी भारत बहुत सुरक्षित है। उसके पीछे का कारण ये है कि हमारे यहाँ अभी भी शहरी क्षेत्र को छोड़ दे, ग्रामीण अंचल में हाँ। अभी भी हम लोग बच्चों को संस्कार देते हैं। जी, लेकिन अगर हम विदेश, ये जो हमारा जो कल्चर जो बदल रहा है हमारे यहाँ, जी, कि आज कल्चर सभी के लिए बदला है, सिर्फ लड़के या लड़कियों के लिए नहीं, दोनों ही उसमें शामिल है। जी, ये जो बदलाव आया है तो उसमें हम हमारे यहाँ शहरों में तो मैं मान सकता हूँ कि बाप को बेटे की चिंता नहीं है, बेटे को पत्नी की चिंता नहीं है, हाँ। और माँ को बेटे की चिंता नहीं है। जी, तो अब ये जो अब चिंता
व्यक्त कर रहे हैं। हाँ अब इसके पीछे एक राजनीतिक कारण ये है जी। कि लोकसभा इलेक्शन के पहले, हाँ मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, जी। लोकसभा इलेक्शन के पहले, पोलिंग के पहले लोगों ने ये कहा था कि सर पर कफन बांध लो। हाँ ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्ट थ्रेटिंग थी। और बुद्धू ईश्वर ने ये बहुत अच्छा किया कि विपक्ष को भी इतनी सीटें मिल गई। हाँ। अदरवाइज आज आप और हम शायद यहाँ नहीं होते चैनल के ऊपर। हाँ। हम अपने घर के अंदर होते, क्योंकि वो भारी चिंता का विषय था। हाँ। और पूरा देश उस चिंता में था, देश ही नहीं विदेश भी चिंता में था। ठीक, कि पता नहीं इस चुनाव से क्या होगा। बिल्कुल ये बात है, जैसा कि राधा वल्लभ शारदा जी ने कहा कि बात चिंता की है और चिंतन की भी है। लेकिन रमेश शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि हम बात करें गाजा के युद्ध की, रूस के युद्ध की बात करें, यूक्रेन के युद्ध की बात करें, तो यहाँ यदि इन देशों के जो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके अपने स्वार्थ हैं या फिर केवल और केवल अपना वर्चस्व बनाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं जहाँ क्षेत्रवाद का क्या युद्ध होता है, क्षेत्रवाद की लड़ाई होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हालांकि भारत कभी उस नीति का पक्षधर नहीं रहा है कि हम क्षेत्र विस्तार की नीति को अपनाएं, लेकिन दूसरे देशों की यदि हम बात करें तो उन्होंने अपनी क्षेत्र विस्तार की नीति के चलते पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। देखिए, निश्चित रूप से ये जो पूरी दुनिया में खतरे के डालने की कुछ लोगों की मंशा रहती है। कुछ लोगों को तो शौक ही होता है युद्ध करना। हाँ। और कुछ लोगों को अपना विस्तार करना। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे, पिछले 100 वर्षों में देखेंगे, शायद ही कोई ऐसा वर्ष रहा हो जब दुनिया में कहीं शांति रही हो। हाँ। किसी न किसी के बीच में कोई छोटा युद्ध हो, कोई बड़ा युद्ध हो, हमेशा चलता रहा। कितनी बार तो हमारे पड़ोस में हिंसा से अफगानिस्तान में सरकारें बदली हैं। आज़ादी के बाद इन 70-72 सालों में हिंदुस्तान ने कितने युद्ध, प्रत्यक्ष भी और परोक्ष भी युद्ध झेल लिए। कभी ताइवान में देख लीजिए, कभी कोरिया में देख लीजिए, कभी इराक और ईरान का देख लीजिए, कभी इजराइल का और सीरिया का देख लीजिए, यूक्रेन का और रूस का देख लीजिए। ये बराबर कुछ ना कुछ इसमें चलता ही रहता है और ये चलता ही रहेगा। लेकिन दुनिया को सूरज जी कभी खतरा नहीं होगा। इस युद्ध के भी जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है, ये युद्ध की परंपरा चलती चली जा रही है और चलती चली रहेगी। आप मुझे बताइए, कुछ युद्ध जो होते हैं कहने के लिए हमको लगता है कि बहुत बड़े हैं, लेकिन देखने दिखाने के युद्ध होते हैं। अब जैसे रूस का और यूक्रेन का युद्ध इतने दिनों से चल रहा है। हाँ। दोनों के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि 5 मिनट में फैसला हो जाएगा, इतनी बड़ी ताकत है। लेकिन उसके बाद भी जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कोई खेल रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह के खेल अभ्यास ही चलते ही रहेंगे, इसमें मानवता को कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है। और एक आध वक्त अच्छा है कोई बड़ा युद्ध हो जाए, तो ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो इस तरफ हों या उस तरफ हों, दोनों के दोनों खत्म हो जाएं, ताकि फिर मानवता का निर्माण अच्छे से हो सके। जी, आपने कहा कि मानवता के निर्माण के लिए भी ये चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ एक बात आती है कि जिस खेत में आग लगती है उस खेत की मिट्टी उर्वरक हो जाती है, लेकिन ये युद्ध की आग वो आग नहीं है जो मिट्टी को उर्वरक बना सके या आने वाली नस्लों को अच्छी सीख दे सके। हमने युद्ध देखे हैं और युद्ध के परिणाम हमने जब देखे हैं कि कई दशकों पहले यदि युद्ध हुआ है तो उसके परिणाम कई दशकों बाद तक की पीढ़ियों ने झेले हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, राधेश्याम अग्रवाल जी आपसे जानना चाहूँगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार दुनिया में इतनी अशांति है, क्या कारण हो सकते हैं? और जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया कि भारत जो वर्तमान में वो इंडेक्स जो आई है उसमें 116वें स्थान पर है। हालांकि दूसरे देशों की अपेक्षा में यदि हम देखें, यूरोप में देखें तो सिंगापुर सबसे ज़्यादा शांत देश है, लेकिन तब भी हम भारत के परिदृश्य में बात करें तो आज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा अशांति का वातावरण है। क्यों? देखिए, वर्चस्व की लड़ाई है। जो आज देशों का जो ग्राफ हिंदुस्तान का तो बड़ा है और अमेरिका का जो एकदम 136 हुआ है, और जो पूरे देश अपनी वर्चस्व की लड़ाई में एक मैदान में लड़ना चाहते हैं कि मैं बड़ा और तू बड़ा। हाँ। यूक्रेन और रूस का मामला देख लीजिए। हाँ। यूक्रेन रूस एक ही झोली में खेलते थे और आज लड़ रहे हैं वहाँ पर। तो ये मानव अशांति का वो है, पर हिंदुस्तान, भारत एक हमारा ऐसा देश है कि जिसमें एक मानव शांति का पाठ पढ़ाया है। और कभी भी एक हमारे एक कहावत की गई है कि लड़ते नहीं, गड़ा पत्थर उखाड़ के मारने को प्रेषित होते हैं, मारते नहीं है। भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ, उस जमाना भी हमने देखा है। हाँ। तो एक 10 साल पीछे हम चले गए। हाँ। तो युद्ध वहाँ की सरकारों के हित में नहीं होते हैं। अच्छे अच्छे महल नष्ट हो जाते हैं, फैक्ट्रियाँ तबाह हो जाती हैं, जनसंख्या तबाह हो जाती है, अस्पताल तबाह हो जाते हैं। हाँ। तो मेरा मानना है कि युद्ध अच्छे नहीं है
और अभी तृतीय विश्व युद्ध की कगार पे आज स्थिति में नहीं है, पर कभी भी संभव तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। दुनिया दो भागों में बटी है, तीसरा विश्व युद्ध कभी भी संभव हो सकता है। हालांकि हमारे मनीषी ये भी कह गए हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो शायद पानी के लिए हो सकता है। आज पानी की जो स्थिति, लेकिन बात कर रहे हैं हम युद्ध की। लेकिन गोपाल जैन जी, यहाँ सबसे बड़ी बात आ जाती है, तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। यदि, क्योंकि ये जो युद्ध है ये केवल ज़मीन पर नहीं लड़ा जा रहा है, इसका असर ज़मीन पर नहीं देखा जा रहा है कि केवल ज़मीन पर इसका असर है, इसका असर अंतरिक्ष में भी देखा जा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो युद्ध हो रहे हैं उसमें ड्रोन से बमबारी की जा रही है, अंतरिक्ष तक इसका असर हो रहा है। तो जब हम ज़मीन की बात करें कि ज़मीन पर तो उसका असर हमें देखने मिल ही रहा है। जैसा मैंने आंकड़े बताए कि पिछले एक साल में 1,62,000 लोग इस युद्ध की विभीषिका में काल कलवित हो चुके हैं। उनका कोई गुनाह नहीं था, कोई दोष नहीं था, वो निर्दोष लोग 1,62,000 लोग अपनी जान गंवाए हैं केवल उनके राष्ट्र के प्रमुखों के, राष्ट्र अध्यक्षों के स्वार्थ के चलते। तो आज जब इन युद्धों से ये युद्ध चल रहे हैं, अंतरिक्ष प्रभावित हो रहा है, तब दुनिया को इसकी फिक्र क्यों नहीं है? गोपाल जैन जी। सूरज जी, मेरा देश बौद्ध और महावीर का देश है। हमने अनादिकाल से, जीवन पर्यंत से शांति और सद्भावना का संदेश दिया है। हाँ। और हम हमेशा विश्व शांति की, हमारे तो अगर कोई छोटा सा भी दुआ होता है, छोटी सी भी कथा होती है, तो हमारे ब्राह्मण और हमारे घर के बुजुर्गवार 5 ही बात कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो हम इस तरह की चीज़ों से हमारे पुरखों ने बहुत दूर रखा है। और दूसरी बात इसके अंदर आती है कि 93 में मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि भारत के अंदर क्राइम 90% कम क्यों है और अमेरिका में 90% ज़्यादा क्यों है। तो उस रिपोर्ट में था कि भारत ही एक ऐसी जगह है जहां धर्म की सत्ता चलती है। भारत के अंदर हर आदमी अपने आप में एक धर्म की सत्ता से डरता है। उसे कोई आईपीसी, सीआरपीसी की मालूम नहीं होता है। उसे मालूम है कि अगर हम अपने पड़ोसी को बुरी नज़र से देखेंगे तो भगवान पाप देगा। वो किसी कोर्ट से नहीं डर रहा, किसी थाने से नहीं डर रहा, भगवान सजा देंगे। हमारे यहाँ का आदमी एक गिलास पानी तक वेस्ट नहीं फेंकता, नमक का तक अगर जमीन में गिर जाए तो उसे सम्मान से उठाते हैं, क्योंकि उसको मालूम है भगवान सजा देगा। ठीक है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। और अमेरिका के जो लोग हैं इस समय पूरी दुनिया में जो विश्व में ये बादल छाए हुए हैं, हाँ। ये सिर्फ पूंजीवादी जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में अपने हथियार बना रखे हैं। हाँ। उन हथियारों को उन्हें खत्म करना, एक्सरसाइज करना है ताकि वो नए हथियार भर सके। हाँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने हथियारों को, पुराने हथियारों को खत्म करके। नहीं, अंतरिक्ष पर जो इसका असर हो रहा है युद्ध का, हम देख रहे हैं कि ड्रोन से बमबारी हो रही है और अंतरिक्ष तक इसका प्रभाव जा रहा है, तो उसे बचाने के लिए दुनिया को चिंतित क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, अंतरिक्ष के अंदर तो हमारे जो मनीषी थे, पुरखे थे जी, उन्होंने इस पे भी चिंता की थी। और अगर 1902 में बीएचयू की जब स्थापना हुई थी तो बीएचयू एक ऐसी संस्था थी जहां पे अंतरिक्ष से हमलों से बचाव के लिए एक स्पेशल क्लासेस थी, अध्ययन था वहां पे। और अंतरिक्ष में बहुत सारे हमारे, तो अगर राम युद्ध देखें, महाभारत का युद्ध देखें, आज अगर अमेरिका में नासा को देखें तो नासा का जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर जो उनका इंट्रेंस ड्रॉप लगा हुआ है, जिसे अपन पोस्टर कहते हैं, वेलकम पोस्टर, उसमें मैसूर के राजा का जो मिसाइल थी, हाँ, ठीक है, वो मुख्य द्वार पर लगा हुआ है। आपने कहा कि ये तमाम चीजें हैं, दुनिया ने उस चीज को प्रदर्शित किया। लेकिन यहाँ एक बात जरूर आती है, सैफ मलिक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस समय दुनिया के 92 देश, 92 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपनी सीमाओं के संघर्ष से जूझ रही हैं, क्योंकि उन देशों की सीमाओं पर संघर्ष चल रहे हैं।
92 देश दुनिया के, हम बात करें चाइना की, ताइवान से, या यूक्रेन की जैसे हम बातें कर ही रहे हैं, गाजा की बात करें तो आतंकी हमले की बात करें, वहाँ आतंकी गतिविधियों की बात करें, ये जो तमाम चीज़ें, इजराइल की बात करें, तो ये जो तमाम चीज़ें कि दुनिया के 92 देश आज अपनी सीमावर्ती संघर्ष से जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन देशों में ये संघर्ष विराम की स्थिति क्या हम कल्पना कर सकते हैं, या फिर उन देशों को छोड़ करके बाकी दुनिया अपने विकास में लगी रहे? देखिए, जो ये युद्ध चल रहे हैं, इसमें जो मेन युद्ध है यूक्रेन और रशिया वाला और इसराइल हाँ। का फ़लस्तीन से, तो ये विस्तारवादी नीतियों का परिणाम है। हाँ। और यूक्रेन ने तो युद्ध शुरू किया नहीं था, रशिया ने किया था। हाँ। तो ये उनकी नीति थी, जो भी रहा हो, को नाटो का सदस्य बनना चाहता था, उसको रोकना था, जो भी उनका रहा हो, लेकिन युद्ध उन्होंने थोपा है। वो अपने आप को बचाव की स्थिति में इसी प्रकार से एक आतंकवादी हमले का बहाना लेकर के इसराइल ने फ़लस्तीन पर हमला किया, और लगातार वो युद्ध आज अक्टूबर से लेकर अभी तक जारी है, और इसमें लाखों बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। और यहाँ तक कि अब इसराइल जो है वो पूरे दुनिया में किसी के काबू में आ नहीं रहा है। अभी यूएन का एक स्कूल था, उस पर भी उन्होंने बमबारी करी। हाँ। अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, 14 लोग मारे गए थे, जिसमें 4 बच्चे हाँ। तो शामिल थे। देखने में ये आ रहा है कि जो हमारे यहाँ एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था पूरी दुनिया में, ताकि इस तरह की परिस्थितियों से वो निपट सके और कुछ अंकुश लगा सके, तो अब ऐसा लगता है कि उसका भी कोई प्रभुत्व बचा नहीं, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। दूसरे एक ज़माने में जो दुनिया की जो महाशक्तियाँ मानी जाती थीं, उसमें से एक तो खुद ही युद्ध में शामिल रूस, और दूसरा अमेरिका। तो अमेरिका चाहे तो काफ़ी हद तक उस पर लगाम लगा सकता था, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ नीतियां रहीं, जिसके चलते इसने युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया। तो कुल मिला के जो ये युद्ध है, ये एक जो हमारा यूनाइटेड नेशन कमज़ोर हुआ वो, और दूसरे दुनिया के तमाम सारे देश जो शांति चाहते हैं, वो भी अब इस तरह का कोई एक कदम नहीं उठा पा रहे हैं कि मिलकर इनको मजबूर करें, इन देशों को जो आपस में युद्धरत हैं, कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये पूरी मानवता के लिए खतरा है। सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है। जैसा कि आपने जो विषय रखा है, ये सारी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। और कुछ देश, जो हमारे एक साथी ने भी, गोपाल जी ने कहा कि उनका हित ये है कि कुछ लोग हमारे हथियार निर्यातक देश हैं, तो उनको भी अपने हथियारों की खपत करना है। अगर युद्ध नहीं होगा तो हथियारों की खपत कैसी होगी? लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे हमारा देश शांति का वो माना जाता है, भारत, तो इस तरह कुछ और मुल्कों को आगे बढ़ना चाहिए, और आर्थिक रूप से प्रतिबंध के माध्यम से, या जिस तरह भी कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन में प्रेशर बना करके जल्द से जल्द इन युद्धों को ख़त्म करने के लिए अपने सामूहिक प्रयास पूरी दुनिया को करना होंगे, वरना आने वाले वक्त में ये विभीषिका और बहुत गंभीर रूप ले सकती है। बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया को प्रयास करने होंगे। कहते हैं कि जब कोई एक घर बिखरता है तो सारे समूह को सहयोग करना पड़ता है कि उस घर को बिखरने से बचाया जा सके। लेकिन आज जहां पूरी दुनिया अपनी भूख मिटाने के लिए प्रयासरत है, भारत में ही देख लें, चुनाव में बहुत जोर शोर से प्रचारित किया गया कि भारत के 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त अनाज दे रही है, मतलब वो स्वयं कमा करके अपना पेट नहीं भर सकते। तो आज जहां, रामानंद द्विवेदी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जहां पूरी दुनिया अपनी भूख मिटाने के लिए प्रयासरत है, दूसरी तरफ पूरी दुनिया हथियारों का जखीरा जमा कर रही है, क्या ये हथियार उन देशों के लोगों का पेट भर सकेंगे, या फिर उनकी भूख हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? जी सूरज जी, युद्ध किसी भी देश के लिए विकास का बाधक होता है। वहाँ जन धन हानि होती है, और कई तरीके का विकास अवरुद्ध होता है। जैसा भारत हमेशा शांति का दूत रहा, और विश्व में कई देशों का समझौता भी उसने कराने की पहल भी की, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो ऐसे प्रतिस्पर्धा में बढ़ चुके हैं, अपनी शक्ति को इतना ज़्यादा प्रदर्शन करना चाहते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि शांति बनी रहे। अब जैसे देखिए, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, ये हमेशा अपने आप को सुपर बिटो पावर मानते हैं। और यदि अभी यूक्रेन की लड़ाई हुई, उसमें जिस तरीके से अमेरिका ने ताबड़तोड़ बम बरसाए और वहाँ जा कर के पूरा अशांति का माहौल, बड़े हॉस्पिटल को ध्वस्त कर दिया गया, वहाँ स्कूलें ध्वस्त हो गई,
भारत के भी बच्चे वहाँ बाहर गए थे पढ़ने, उनको भी हमारे यहाँ की विदेश नीति अच्छी रही कि वहाँ से उनको सकुशल वापस लाया गया। हाँ। तो इस तरीके से भारत हमेशा युद्ध के उसमें नहीं रहा है कभी भी पक्ष में। और भुखमरी देखिए, पाकिस्तान हमेशा वो परमाणु बम का हमेशा वो दिखाता है कि हमारे पास परमाणु बम है, लेकिन वहाँ का देखा जाए कि वहाँ क्या भुखमरी है, क्या महंगाई है, आपस में ही लोग वहाँ मर कट रहे हैं। तो इसलिए सब पूरे विश्व की चिंता होनी चाहिए कि भाई पहले तो अपने देश का विकास करो, वहाँ की जो जनता है वहाँ उनकी पेट कैसे भरे, कैसे उनको शिक्षा मिले, कैसे स्वास्थ्य अच्छा हो। तो युद्ध के लिए जो ये सब बढ़ रहे हैं आगे, तो ये विश्व के लिए अच्छा नहीं है। और यही कहना है कि युद्ध आगे न बढ़े, शांति से उसका यदि हल निकल जाए ठीक है तो अच्छी बात। बात अमन की हो, बात शांति की हो और बात वसुधैव कुटुंबकम की हो, क्योंकि कहा जाता है कि धू धू कर जल रही दिशाएं, धुएं में छिपता फिरे गगन, हाहाकार मच गया चतुर्दिक, सन सन रोती फिरे पवन, धड़ धड़ कर कट रहे हैं गोले, कड़ कड़ कर चल रही है गोली, कागा कोकिल वानर मानव सब भूल रहे हैं अपनी बोली। ये मनुष्य की बोली नहीं है, ये मनुष्य कभी नहीं कहना चाहता, लेकिन आज कर भी मनुष्य रहा है। रामानंद द्विवेदी जी ने जैसा कहा कि भूखमरी की कगार पर हैं और देशों के पास अपने नागरिकों का पेट भरने को पैसा नहीं, लेकिन वो जखीरा जमा कर रहे हैं हथियारों का। लेकिन यहाँ एक बात राधा वल्लभ शारदा जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी युद्ध होता है, सबसे ज्यादा परेशानी यदि किसी को होती है तो वो वर्ग होता है गरीब वर्ग, उस देश का वह गरीब नागरिक जो रोज कमा कर खाता है, जो रोज पैसे कमाता है और रोज अपना और अपने परिवार का पेट भरता है। लेकिन जब युद्ध चलते हैं तो सारे रोजगार बंद हो जाते हैं, वो दिहाड़ी मजदूर घर बैठ जाते हैं। यदि मौत भी होती है, कई बार तो देखा है कि उन गरीबों की ही मौत होती है। तो ऐसी स्थिति में वो गरीब बेचारे क्या करें जो उस युद्ध के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। पाठक जी, मैं सिर्फ गरीब तक नहीं रह रहा हूँ जी, मैं और आगे भी बढ़ रहा हूँ जी। जितने देश अभी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनमें उन देश के जो प्रमुख हैं, हाँ, उनका वर्चस्व का लड़ाई है। वो कहते हैं कि मेरी सीमा बढ़ जाए, जैसे गोपाल जी ने कहा था जी, मेरे जखीरा बिक जाएगा। हाँ। ठीक है, उसी तरह से जो आम आदमी है, हाँ। ये जो जितने देशों में ये युद्ध की विभीषिका है, आम आदमी से अगर आप पूछ लें वो कहेगा कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई, मुझे कुर्सी चाहिए और मेरी सीमा बढ़े। अमूमन अपन देखते हैं ना कि हमने 4 फीट आगे घर बना लिया, वही स्थिति ये राष्ट्राध्यक्षों में है। हाँ। अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ श्रीनगर के पास में आतंकी हमला हुआ जी। क्यों हुआ भाई? अभी तो कोई वैसी कोई बात है नहीं। तो हर आदमी ये चाहता है कि मेरा दबदबा बना रहे, ठीक है, उसी दबदबे में कोई देश पीछे नहीं है। भारत की पहल जो है, पिछले 5 साल का अपन देख ले, 5 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री ने विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और शांति की पहल की। अब बात वही आती है कि उनने हमारे 2 मारे तो हम उनके 100 मारेंगे जी। और जो बात है कि जो जखीरा हमारे पास इकट्ठा हुआ है उसको आखिर क्या करेंगे, क्योंकि अगर उसको रखा है और नया नहीं उत्पादन करेंगे तो उनके यहाँ बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। ठीक। तो अब पाकिस्तान हमारे सामने गवाह है, उदाहरण। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा है, चलिए हम पीओके वाले कहते हैं शामिल हो जाते हैं, कम से कम खाने को तो मिलेगा। तो हमारे देश में गरीबों को, और अभी से नहीं, मतलब मैं समझता हूँ शायद 10 साल से ऊपर हो गया है जी। गरीबों को राशन मिलता है, उनको पेट की तकलीफ नहीं है। और लेकिन विदेशों में कोरोना महामारी की तो संख्या बढ़ गई है, बस बढ़ गई, संख्या बढ़ गई। लेकिन विदेशों में ये व्यवस्था नहीं है। अगर ये व्यवस्था होती तो आज जो पाकिस्तान में उद्यम हो रही है, पाकिस्तान में जो पीओके में भी हो रही है, दोनों जगह हो रही है, वो नहीं होता। तो ये क्या है कि ये आत्मनिर्भर देश नहीं है जी। आत्मनिर्भर होते हर क्षेत्र में तो ये स्थिति नहीं होती। और जिस दिन ये सोच लेंगे कि हमें अपने घर में रहना है, पड़ोसी क्या कर रहा है, तो युद्ध की स्थिति नहीं बनती। बिल्कुल सही कहा आपने कि क्षेत्र विस्तार की जो नीति है,
क्षेत्र विस्तार की नीति आज आम आदमी जब अपना घर बनाता है तो 4 फीट आगे बढ़ के बना लेता है, लेकिन यही नीति आज चल रही है देशों में कि हम अपने देश की सीमाएं बढ़ाएं। लेकिन रमेश शर्मा जी, मैं बात करूंगा 2 परिदृश्य में, चाहूंगा कि आपकी प्रतिक्रिया सामने आए। पहला परिदृश्य पीओके का जिक्र किया राधा वल्लभ शारदा जी ने। पाकिस्तान की सरकार कह चुकी है, पाकिस्तान का कोर्ट कह चुका है कि ये हमारी भूमि नहीं है, विदेशी भूमि है। तो यदि भारत पीओके को शामिल करता है घर वापसी के साथ, तो क्या ये क्षेत्र विस्तार की नीति होगी और युद्ध की स्थिति बनेगी? दूसरी बात, जिस तरह से चाइना की जो क्षेत्र विस्तार नीति चल रही है, अरुणाचल को उन्होंने अपने नक्शे में बता दिया, दूसरी तरफ उन्होंने ताइवान से युद्ध चल रहा है, तो इसका भारत पर क्या असर होगा? मैं दोनों विषयों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, रमेश शर्मा जी। देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, ये जो एशिया भारत उपमहाद्वीप है जी, इसकी सीमाएं एक समय काबुल और कांधार तक लगा करती थी। ये इसको बहुत ज्यादा समय नहीं है जी। अगर बाय द वे ये सारे देश मिलते हैं, जिसमें श्रीलंका भी हो सकता है, अफगानिस्तान हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, नेपाल हो सकता है। 1883 तक जो है हमारी सीमाएं वहां तक लगती थी। तो ये जो है क्षेत्र विस्तार नहीं माना जाएगा, ये कहीं ना कहीं घर वापसी मानी जाएगी कि वो लोग टूट करके टुकड़े टुकड़े अलग चले गए, ये वापसी मानी जाएगी। लेकिन चीन जिस तरीके से दावा कर रहा है, या चीन ने जिस तरीके से तिब्बत पर कब्जा कर रखा है, या भारत के हिस्से पर कब्जा कर रखा है, या उधर ताइवान की तरफ बढ़ा हुआ है, या उसने समंदर में सीमाएं पर अपनी विस्तार कर लिया है, ये इसको विस्तारवादी नीति कहेंगे। ये रूस का जो एटीट्यूड है वो विस्तारवादी एटीट्यूड है। तो मोटे तौर पर उनकी भावनाएं और हमारी भावनाएं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इतिहास गवाह है, पिछले 2500 वर्षों का तो रिकॉर्ड है दुनिया में। इन 2500 वर्षों में केवल और केवल भारत है। भारत के लोगों ने कभी किसी पर कोई आक्रमण नहीं किया, दूसरे ही लोगों ने आक्रमण किया। कोई लूट के लिए आया, कोई विध्वंस के लिए आया, कोई क्षेत्र विस्तार के लिए आया। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। दूसरा, एक विश्व युद्ध के बारे में जरूर सूरज जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यूरोप जो है वो अकेला पूरी दुनिया नहीं है। पूरी दुनिया में करीब 238-37 देश हैं, 250 से तो ऊपर ही हैं। अगर पहला युद्ध जो बड़ा युद्ध चला था 1914 से लेकर के 1919 तक, उसमें कुल कितने देश इन्वॉल्व थे? 10-12। दूसरा जो युद्ध चला था 1949 से लेकर 45 तक, उसमें भी 12-14 देश थे। लेकिन चूंकि उसमें यूरोप के देश थे तो उन्होंने हल्ला मचा दिया कि विश्व युद्ध हुई, विश्व युद्ध। मुझे एक बात बताइए, क्या यूरोप अकेला इन्वॉल्व हो तो वो विश्व युद्ध हो सकता है? क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध हो तो वो विश्व युद्ध हो सकता है? अगर आप दूसरा युद्ध जिसको विश्व युद्ध कहते हैं, वो पूरा का पूरा यूरोप के अंदर ही सिमटा हुआ था। केवल अमेरिका बाहर से आया, बाकी वहीं के वहीं हो गए। तो एक तो सबसे पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो यूरोप है, अंग्रेज चले गए 77-78 साल पहले। आज भी अंग्रेजों की नजर से देखना, अंग्रेजों की तरह सोचना हमको बंद करना चाहिए। वो कोई विश्व युद्ध नहीं थे, वो उनकी नजर में होंगे विश्व युद्ध। हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध जिसको कहा गया है, भारत का इन्वॉल्वमेंट केवल इतना था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस अवसर का लाभ उठा करके बर्मा और कुछ चीजों पर उन्होंने, जो उनकी सेना थी आजाद हिंद फौज, उसने कब्जा कर लिया था। बाकी तो कोई काय का विश्व युद्ध, अकेले यूरोप थे, वो मरते मरते। कुल मिलाकर के जो युद्ध पसंद करते हैं, मैं फिर कहना चाहता हूँ युद्ध हो जाए, ताकि युद्ध को चाहने वाले जल्दी से जल्दी चले जाएं। बाकी लोग कम से कम 150 साल तक सुकून से रह सकें। जिनके पास हथियार हैं वो खुल करके इस्तेमाल कर लें, ताकि हम सुकून से रह सकें। वो इस्तेमाल करेंगे भी तब भी हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इतना निश्चिंत है। मेरा यही मानना है कि यदि वो उन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं जो रासायनिक हथियार हैं, क्योंकि आज दुनिया में डर सिर्फ रासायनिक हथियारों का है, तो जिन देशों पर आक्रमण किया जाएगा उनके साथ दूसरे देश भी प्रभावित तो हो सकते हैं ना शर्मा जी। यहाँ पर वो सारे देश, शर्मा जी मेरा आपसे ही है कि यदि वो रासायनिक हथियारों का प्रयोग करते तो दूसरे देश भी प्रभावित होंगे, उसकी विभीषिका जो है उसका असर दूसरे देशों के नागरिक पर नहीं होगा। जिन देशों के पास रासायनिक हथियार हैं उनके पास एंटी केमिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर एक रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करेगा, हमारे पास भी ऐसे ही हैं। अगर कभी चीन ने रासायनिक हथियार का इस्तेमाल किया तो हमारे पास भी वो सिस्टम है कि हम उसको हवा के अंदर खत्म कर देंगे। दुनिया के जितने एटॉमिक देश हैं जिनके पास केमिकल हथियार है, उनके पास उसका एंटीडोज भी है। तो हर देश के पास है, हमारे पास भी है। ये जो है आज की जो टेक्नोलॉजी है वो सूरज जी इतनी विकसित हो गई है। हमने ये चीज रूस और यूक्रेन के युद्ध में देखी। उन्होंने एक अगर केमिकल वेपन लगाया तो उन्होंने उसको वहीं से उसको डिस्काउंट कर उसको खत्म कर दिया। इन्होंने लगाया तो उन्होंने खत्म कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो देश भी केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे उसका एंटीडोज सबके पास है, भारत के पास भी है। और अगर भारत पर कोई करेगा तो समय रहते हम उसको कर लेंगे और भारत सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल, हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे पास उन हथियारों का एंटीडोज है। लेकिन वो एंटीडोज
हमारे पास है सुरक्षा के लिए। यहाँ एक बात जरूर आती है और वो बात मैं जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि भारत में लंबे समय से पूरी दुनिया में बात चल रही है, भारत में जोर शोर से बात उठ रही है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसित है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा राधेश्याम अग्रवाल जी आपसे, क्या ये उचित समय है भारत के लिए जब पूरी दुनिया का नेतृत्व करे? क्योंकि भारत अमन की बात करता है, भारत शांति की बात करता है, भारत खुशहाली की बात करता है, तो क्या ये सही समय है कि भारत उस दिशा में कदम बढ़ाए, पूरी दुनिया के सामने ये प्रस्ताव पेश करे और इस बात की मिसाल कायम करे कि हाँ, विश्व गुरु बनने की दिशा में हमने जो कदम बढ़ाया वो इसलिए है क्योंकि हम दुनिया में शांति कायम कर सकते हैं, उसमें हम सक्षम हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बात मान के चलिए कि ये जो मोदी जी ने जो दिया है उन 47 ये जो 2025 से 47 तक का एक विजन दिया है, और 47 तक हम रहे न रहे विश्व गुरु की श्रेणी में हिंदुस्तान आ जाएगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रह के एक मानवता का पाठ पढ़ाया है और मानवता के उस पाठ में और भी कई देश भारत के साथ शामिल हैं। आज 2 दिन पहले ही जो दिल्ली के अंदर शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, कई देश ऐसे जैसे के साथ हमारा हुआ, उनके राष्ट्र अध्यक्ष हिंदुस्तान आए। तो देखिए आप कितनी अच्छी सहमति बनी इन 50 साल के दरमियान। भारत का एक स्तर बढ़ा है और ये वर्चस्व बढ़ता चला जाएगा और विश्व गुरु की श्रेणी में आएगा। ठीक है, वो समय है कि हाँ, भारत अपना नेतृत्व स्थापित करे और पूरी दुनिया में वो मिसाल कायम करे कि भारत अमन का संदेश देता है, शांति का पैगाम देता है और इसके साथ भारत अपनी भूमिका को स्पष्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात जानना चाहूँगा मैं गोपाल जैन जी आपसे, क्योंकि युद्ध की हम बात कर रहे हैं, तो युद्ध में हम देखते हैं कि युद्ध के बाद, युद्ध के दौरान लाखों लोग शरणार्थी कैंप में रहते हैं, उन्हें भोजन नसीब नहीं होता, आम सुविधाएं नसीब नहीं हो पाती हैं और वो उस नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होते हैं। इन लोगों की क्या गलती होती है, इनका क्या दोष होता है, ये किस बात के गुनहगार कहलाते हैं, किस गुनाह की सजा मिलती है कि शरणार्थी कैंप में इनको जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है? युद्ध हो रहा है, 2 देशों का है, ठीक है, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना हर राष्ट्र प्रमुख की जिम्मेदारी है, फिर ये शरणार्थी कैसे हो जाते हैं? सूरज जी, मेरा इसमें ये कहना है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में 64वें अध्याय में गुरुदेव लिखते हैं कि इस भारत धरा को जितना खतरा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं है, उससे ज्यादा खतरा सज्जनों की निष्क्रियता से। आपने जिन शरणार्थियों की बात की, वो शरणार्थी ऐसे तटस्थ शरणार्थी होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं कि जब बुरा वक्त आता है या उसके पहले वो अपने राजा से छाती ठोक के खड़े होकर नहीं कहते हैं कि राजन आप ये गलत कर रहे हैं, इससे हमारी पीढ़ियों का, हमारी जनसंख्याओं का बड़ा बुरा हाल होगा, तो उनको तो कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है, हालांकि उनके लिए भी सरकारें और समाज सेवी संगठन व्यवस्था करते हैं जी, लेकिन वो लोग शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं। हाँ, लेकिन ये जो चीजें हैं, इसका जो बात आपने कही कि ठीक है, हमारे पुराणों में इस बात का उल्लेख है और हमारे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की हम बात करें तो उन सब में इन बातों का उल्लेख मिलता है कि हमारे कर्म क्या है, हमारे धर्म क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है। लेकिन सैफ मलिक जी, यहाँ एक बात जरूर आ जाती है, जैसे को तैसा। यदि चाइना आज क्षेत्र विस्तार की नीति अपना रहा है, अरुणाचल के बहुत सारे हिस्से को अपने नक्शे में वो शामिल कर रहा है, वहां हम ताइवान के साथ उसकी स्थिति देखें चाइना की, तो क्या भारत को भी, क्योंकि कहा कि जैसे को तैसा, गिव एंड टेक की नीति चलती है पूरी दुनिया में, हम यदि खामोश बैठे रहेंगे तो क्या हमारी खामोशी को कायरता समझा जाएगा या फिर हमें जैसे को तैसा जवाब देना चाहिए, हम भी क्षेत्र विस्तार की नीति करें और बीजिंग तक जाकर के हमला कर लें, बीजिंग को अपना जिला बना लें, भारत का एक राज्य बना दें? देखिए, कोई भी युद्ध जब भी होता है तो उसका एक प्रभाव आर्थिक स्थितियों पर भी बहुत पड़ता है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हम चाहें तो कदम उठा सकते हैं, क्योंकि भारत हर तरह से सक्षम है। लेकिन अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो आने वाले वक्त में उसका बहुत बुरा प्रभाव वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा और देश में बड़ी हालत जो है ख़राब हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि किसी कूटनीतिक तरीके से दबाव बना करके और दूसरे लोगों को अपने साथ ले करके किस तरह उसका प्रतिकार किया जाए और अपना जो क्षेत्र है उसका बचाव करने का अधिकार हमको है। अगर वो उसको सशस्त्र तरीके से हमारे ऊपर कुछ करने की कोशिश करे तो बिल्कुल हमको अपना बचाव करना चाहिए, लेकिन हमें इस मामले में पहल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब युद्ध आता है तो उससे बहुत बर्बादी होती है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जैसे रमेश शर्मा जी ने हमारे कहा कि आपस में लड़ लें और लड़ लें दो,
उसका ऐसा नहीं होता कि सिर्फ दो देश लड़ेंगे तो खाली वहीं प्रभाव रहेगा। हाँ। कोई भी युद्ध होता है पूरी दुनिया पर उस पर प्रभाव पड़ता है आर्थिक रूप से। हाँ। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं। हाँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ता है। दो देशों की लड़ाई का प्रभाव खाली वहाँ नहीं होता। हाँ। दूसरे, जहाँ तक सवाल हमारे भारत पर असर पड़ने का है, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, तो लगभग 180 नागरिकों को हमारे भारत के लेकर के जबरन में रूस में फौज में शामिल कराया गया और उसके लिए बाकायदा एक नेटवर्क बनाया है। हाँ। जिसमें 4 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। हाँ। 3 भारत के और 1 रूस का है। हाँ। और आज ही अभी 2 लोग मारे गए भारतीय उस युद्ध में। हाँ। तो उनको जबरन यहाँ से बहका करके नौकरी के नाम से और वो करके ले जाया जा रहा है। और उसको फिर वहाँ पर कहते हैं कि अगर आप हमारे लिए जंग नहीं लड़ोगे तो हम आपको 10 साल के लिए जेल में डाल देंगे। तो मेरा भारत सरकार से एक आग्रह है कि इस तरह के जो भी रैकेट्स चल रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए, ताकि जो नौकरी के नाम पर हमारे नागरिक ठगे जा रहे हैं और दूसरे देशों में जाकर युद्ध में भेजे जा रहे हैं और जहां उनकी जिंदगियां दांव पर लग रही हैं, तो उस पर भी अंकुश लगे। बिल्कुल, ये केवल भारत के साथ नहीं है बल्कि दुनिया के कई देश दूसरे देशों के नागरिकों को बुलवाते हैं। नौकरी के नाम पर पूरा एक रैकेट वहां पर चलता है और उनको अपने यहाँ सेना में भर्ती करते हैं और उनको फ्रंट पे खड़ा कर देते हैं कि यदि जान जाएगी तो पहले इनकी जाएगी। इस तरह के नेटवर्क पूरी दुनिया में कुछ देश जो हैं वो अपना रहे हैं ताकि उनके नागरिक सुरक्षित रहें और उनके देश के नागरिकों की मौत कम हो। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात है, रामानंद द्विवेदी जी, इस पूरी चर्चा पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, युद्ध, भारत और विश्व, क्योंकि यह जो पीस इंडेक्स की रिपोर्ट 2024 की आई है ये चिंताजनक है और चिंता व्यक्त करने वाली है, क्योंकि पीस इंडेक्स में कहा गया है कि अमेरिका उतना शांत नहीं है जितना भारत है। भारत 116वें नंबर पर है, अमेरिका 136वें नंबर पर है। पीस इंडेक्स में सिंगापुर सबसे शांत देश माना गया है एशिया में। लेकिन यहाँ ये बात है, क्या युद्ध जरूरी है और जरूरी है तो किसके लिए? युद्ध जरूरी नहीं है। अभी जो ये 15-16 जून को अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के मामले में बैठक होने जा रही है स्विट्जरलैंड में, सम्मेलन है 15 जून तो उसमें सबसे ये है कि शांति के लिए जो ये मीटिंग हो रही है, हाँ। उसमें से चीन और रूस इसका बहिष्कार कर रहे हैं, हाँ। कि वो अशांति के पक्ष में है। लेकिन यूनाइटेड जो देश का एक नेतृत्व होना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं अभी कमी नजर आ रही है। तो भारत हमेशा युद्ध के लिए कभी भी आगे नहीं रहा। तो हमारी प्रतिक्रिया यही है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है तो उसका मेन कारण यही है कि कई मसले में भारत 2 देशों का समझौता करा चुका है। कहीं न कहीं भारत की भूमिका अभी जैसे यहाँ पे G20 की बैठक कराई थी, हाँ। G7, तो इस तरीके से भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहा है और युद्ध होने से पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। तो भारत का यही है रुख कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे और उसके लिए उसका प्रयास आगे जारी रहेगा। बिल्कुल, विश्व शांति के लिए भारत सदैव प्रयासरत रहा है, आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देख करके मुझे कवि की कविता की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि किस नीच अधम ने, ये जो सिनेरियो हमारे सामने है कि लोग कट रहे हैं, बम फूट रहे हैं, इसको लेकर के कि प्रकृति का इतना विनाश किस नीच अधम ने कर डाला, अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु निज कुंभ पाप का भर डाला। जब पाप का घड़ा भरेगा तो फूटना भी स्वाभाविक है। आज हम बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में शांति कायम हो, और ये बात केवल भारत कर सकता है, क्योंकि इसलिए कर सकता है कि भारत कभी विस्तारवादी नीति का समर्थक नहीं रहा है। भारत ने अपने हिस्से की जमीन, अपने हिस्से का राष्ट्र, अपने हिस्से का राज्य दूसरों को दे दिया है, लेकिन कभी किसी दूसरे के हक पर कब्जा नहीं जमाया है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के वासी हैं। हम बात करते हैं कि विश्व में शांति हो। जब जैसा कि बात शुरू हुई थी, जहां से चर्चा, कहा गया था कि जब हम पूजन करते हैं, बाद में जयकारे लगाते हैं, तो हम बात करते हैं कि विश्व में शांति हो, विश्व में अमन हो, चैन कायम रहे। लेकिन यहां कुछ लोग अपने निज स्वार्थ के लिए यदि पूरी दुनिया को युद्ध की विभीषिका में झेलना, हालांकि रमेश शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि 2 देशों में युद्ध होगा तो किसी पर इसका असर नहीं आएगा, वो दोनों ही आपस में इसको भुगत लेंगे। लेकिन तब भी यदि मानव जाति पर सवाल खड़े होते हैं और यदि मानवता का नाश होता है, मानव की हत्या होती है, मानव मरते हैं,
तो मानव होने के नाते हमें चिंता करना जरूरी है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। रमेश शर्मा जी, गोपाल जैन जी, रामानंद द्विवेदी जी, राधा वल्लभ शारदा जी, राधेश्याम अग्रवाल जी, सैफ मलिक जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात है विश्व शांति की, बात है अमन की, बात है चैन की, तो भारत सदैव यही संदेश देता रहा है कि हाँ, हम वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का पालन करते हैं और पालन करते रहेंगे। हम कभी किसी का हक नहीं मारेंगे, लेकिन हम कभी चुप भी नहीं बैठेंगे। हमारी मौन को कायरता ना समझा जाए। हम वो हैं कि हमें या तो छेड़ो नहीं और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।